हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का फिर से एक बार से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ब्रेन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई होगी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मैं पहले बताया था कि हमको हिंदी और मैथ ये जो पेट के दो पार्ट थे इसको लेकर चलना था, जिसमें मैथ की क्लास हो चुकी थी इसके पहले डीआई की। आज मैं हिंदी की क्लास कराऊंगा आपको। और हिंदी में सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हिंदी में हमको शुरुआत करना है सबसे पहले संधि की। पैसेज तो आएगा ही 10 नंबर का। पैसेज को तो हम कहीं से भी देख लेंगे, पैसेज को आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन जो व्याकरण का पार्ट था जिसमें संधि और समास ये सब चीज़ें हैं, परवाची विलोम, इन सब चीज़ों को देखना था, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे संधि की। ठीक, तो हमको शुरुआत करनी है संधि की। चलिए संधि की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि संधि होती क्या है। शुरुआत करेंगे संधि की। संधि 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 किन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहले इसको देखिए। तो संधि बना है किन दो शब्दों से मिलके? सम प्लस धी। सम प्लस धी, सम प्लस धी से मिलकर बना है संधि। अब देखिए, अगर पूछे कि संधि में कौन सी संधि है, तो संधि में बताइए कौन सी संधि है। तो देखेंगे अगर हम संधि में कौन सी संधि है, तो देखिए सम प्लस धी से मिलकर बना है संधि। पूछा जाए संधि में कौन सी संधि है, तो पहले पद का, पहला ये पद है, इसका अंतिम वर्ण देखेंगे कि स्वर है या व्यंजन। यदि स्वर है तब तो स्वर संधि, यदि व्यंजन है तो व्यंजन संधि। अंतिम वर्ण क्या है? म। म पे क्या है? हलंत है ना, तो इसका मतलब कि म पर हलंत है तो यह व्यंजन है। अगर हलंत नहीं होता तो इसमें अ छिपा होता तो यह स्वर संधि हो जाता। लेकिन म पे क्या है? हलंत है। अगर हलंत है तो यह व्यंजन है। अगर पहला शब्द व्यंजन है तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक, अगर पहला शब्द व्यंजन है तो कौन सी संधि? संधि में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। संधि किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सम प्लस धी से। अब देखिए, ये हो गया संधि किन दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन सी संधि है। अब हम संधि की परिभाषा देखेंगे। संधि कहते किसको है? तो संधि में होता क्या है? संधि का अर्थ ही होता है कि मिलन। संधि का अर्थ होता है जोड़। ठीक, संधि का अर्थ होता है योग। तो संधि के अर्थ को हम पहले समझते हैं। संधि में होता क्या है? संधि का मतलब ये होता है कि मिलन। ठीक, किसका मिलन? दो वर्णों का मिलन होता है। ठीक, मिलन या योग या जोड़। ठीक, संधि का अर्थ होगा मिलन, योग या जोड़। और कैसा मिलन, कैसा जोड़? तो दो वर्णों का जोड़ या दो वर्णों का मिलन। ठीक, दो वर्ण आपस में मिलते हैं, या तो स्वर हो या व्यंजन हो। अगर दो वर्ण आपस में मिलते हैं तब जाकर संधि का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए संधि का अर्थ हम जान गए। हमको संधि की पहले परिभाषा को देखना है। संधि किसको कहते हैं? चलिए संधि की परिभाषा देखते हैं। अगर संधि की परिभाषा की बात की जाए तो संधि की परिभाषा क्या बन सकती है? तो संधि में हमको पता ही है कि दो वर्णों का मेल होता है, और जब दो वर्णों का मेल होता है तो एक बदलाव होता है, उसमें एक विकार उत्पन्न होता है। ठीक, तो जब दो वर्णों का मेल होगा तो विकार उत्पन्न होगा, और उसी विकार को हम कहेंगे संधि। और संधि में कैसा मेल होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहला जो पद होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण। समझे? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण का आपस में मिलन होता है। अब जैसे देखिए मिलन कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं एक शब्द लेता हूँ। ठीक, जैसे मैं एक शब्द ले लिया लोक प्लस ऐसा। ठीक, अब देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द ये है और ये दूसरा पद है,
तो पहले पद का अंतिम वर्ड, पहले पद का अंतिम वर्ड क्या है? क है, ठीक, क को लिख लीजिए। और प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ड, तो पहला वर्ड क्या है दूसरे शब्द का? ए है, तो लिखिए ए। क में ए को, क में ए का मेल होगा, तो संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड का मिलन होता है। अब इन दोनों का मिलन होगा तो क्या बनेगा? ये देखिए, क में हलंत नहीं है, इसका मतलब इसमें अ छिपा है, ठीक। क कैसे बनेगा? क ऐसे ही तो बनेगा, क प्लस अ, ठीक। क प्लस अ जब मिलेंगे तो क बनेगा, तो अंतिम वर्ड क्या हुआ? अ हुआ। अ में क्या मिल रहा है? ए, और अ में जब ए मिलेगा तो ये क्या बनेगा? ए। समझ गए? अ में ए मिलेगा तो क्या बनेगा? ए, ठीक। तो ये बनेगा क्या? लोक प्लस एसड़ा क्या हो जाएगा? लो क, और ए किस में बदल जाएगा? ए में, लो कै सड़ा, ठीक। अभी आगे हम बताएंगे इसको बढ़िया से, लेकिन पहले समझिए, संधि में पहले पद का अंतिम शब्द और दूसरे पद का पहला वर्ड, इन दोनों का मेल होता है, ठीक। अगर ये पूछे कौन सी संधि, तो ये वृद्धि संधि है, ठीक। आगे हम अभी बताएंगे इसको। तो अब परिभाषा बनाते हैं हम। संधि में क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। किसका किसका मेल? तो दो वर्णों का मेल। तो लिखिए, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब क्या होता है? विकार मतलब बदलाव। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब बदलाव। देखिए, ये अ और ए दो वर्ड मिले तो बदलाव हुआ, ए बन गया, ठीक। अ और ए दोनों मिले तो क्या बदलाव हुआ? ए बन गया, यही बदलाव। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं संधि। ये तो संधि की परिभाषा हो गई, ठीक। संधि में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। संधि का अर्थ मिलन, योग, जोड़, ठीक। संधि को तोड़ने का ढंग बता दिया। संधि किन दो शब्दों में टूटेगा? सम प्लस धी में, ठीक। अब देखिए, ये परिभाषा हो गई। अब हमको पढ़ना क्या है इसमें? अब हमको संधि के प्रकार देखना है, ठीक। संधि कितने प्रकार का होता है? चलिए संधि के प्रकार देख लेते हैं। संधि को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक। संधि के प्रकार, ठीक। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है, ठीक। कितने प्रकार की? तीन। देखिए, पहला होता है स्वर संधि, पहला होगा स्वर संधि। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा होता है व्यंजन संधि, ठीक, जो कि ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण था। हाँ, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होगा विसर्ग संधि, ठीक। तो ये तीनों संधियां होती हैं, ठीक। संधि के अगर प्रकार पूछे तो संधि तीन प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि का प्रकार हो गया। अब इसमें हमको एक एक संधि को पढ़ना है। पहले हम स्वर संधि को पढ़ेंगे, ठीक। चलिए स्वर संधि को हम देखते हैं। पहले सबसे पहले स्वर संधि को, ठीक। पहला था स्वर संधि हमारा। अब देखिए, स्वर संधि है क्या? स्वर संधि का मतलब कि स्वरों का मेल, ठीक। स्वरों का मेल, जब दो स्वर आपस में मिलेंगे और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होगा, जो बदलाव होगा, तो उसको कहेंगे स्वर संधि, ठीक। स्वर संधि में हमेशा दो स्वरों का मेल होगा, यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ड भी स्वर होगा और दूसरे पद का पहला वर्ड दोनों स्वर होगा, ठीक। तब बनेगा स्वर संधि। अगर इसमें
कहीं भी व्यंजन हो पहले शब्द में, आखिरी में या पहले दूसरे शब्द के शुरू में, तो वो व्यंजन संधि हो जाएगा। लेकिन स्वर संधि में पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। ठीक, तो स्वर संधि की पहले हम परिभाषा लिखते हैं। स्वर संधि कहते किसे हैं? तो लिखेंगे, हाँ, जब दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों, दोनों स्वर होना चाहिए, पहला दूसरा दोनों, जब दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, जैसे कि स्वर संधि का मतलब दो स्वरों के मेल से, तो दोनों स्वर होना चाहिए। जैसे कि दीर्घ संधि में आप पढ़े होंगे, अ में मिलता है आ या अ में अ मिलता है तो क्या बनता है? आ। ठीक, समझ गए? अगर क्या कहा जाता है कि देखा जाए तो अगर अ में ए मिलता है, ठीक, अ में ई मिलता है तो बनता है ए, यह गुण संधि में इसे होता है। तो देखिए, यह भी स्वर, यह भी स्वर, दो स्वरों के मेल से, पहला भी स्वर दूसरा भी स्वर, जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो स्वर संधि का निर्माण करेंगे। ठीक, जब दो स्वर आपस में मिले और जो बदलाव हुआ, ठीक, तो दो स्वरों के मेल से जो बदलाव हो रहा है उसको कहेंगे स्वर संधि। अब देखिए, स्वर संधि की ये तो परिभाषा हुई। अब हमको स्वर संधि के भी प्रकार देखने हैं। स्वर संधि भी, जैसे संधि को 3 प्रकार में हमने बांटा था, वैसे स्वर संधि को भी अब 5 प्रकार में बांटते हैं। ठीक, स्वर संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार। देखिए, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के अगर हम प्रकार की बात करें तो कुल कितने प्रकार का होता है स्वर संधि? 5 प्रकार का। ठीक, जिसमें देखिए, पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा यड़ स्वर संधि, और चौथा वृद्धि स्वर संधि। और लास्ट होता है 5वां आयादी स्वर संधि। ठीक, तो ये 5 स्वर संधि के प्रकार होते हैं। ठीक, अब इसमें भी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे दीर्घ स्वर संधि से। ठीक, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में किन वर्णों का मेल होता है? ठीक, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक, और फिर संधि को तोड़ना और संधि को जोड़ना दोनों सीखना है हमको। तो चलिए दीर्घ स्वर संधि देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? ठीक, दीर्घ संधि को देखते हैं हम पहले। दीर्घ संधि क्या होता है? ठीक, तो दीर्घ का अर्थ होता है कि बड़ा। बड़ा कैसे? यदि ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर का मेल होता है तब दीर्घ का निर्माण होता है। यदि दो ह्रस्व स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ का निर्माण करते हैं, या कोई एक ह्रस्व हो और कोई एक उसमें से दीर्घ हो, तब भी दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। ठीक, तो देखिए, दीर्घ संधि में क्या होता है कि ह्रस्व या दीर्घ का मेल होता है। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें 3 मुख्य वर्ण ऐसे हैं, 3 वर्णमाला के ऐसे मुख्य वर्ण हैं जिनका मेल होता है। ठीक, और इन्हीं तीनों पर पूरा दीर्घ संधि लगता है। जैसे देखिए, एक तो होता है अ,
ठीक। एक होता है ई और एक होता है ऊ और एक होता है री, लेकिन इसका प्रयोग मिलता नहीं है हमको। इसका प्रयोग संस्कृत में मिलेगा, अभी बताएंगे इसको री को। लेकिन ये तीन जो मुख्य हैं इन्हीं का प्रयोग होगा दीर्घ संधि में। अब देखिए कैसे इनका प्रयोग होता है, ठीक। इसका प्रयोग देखते हैं। जैसे देखिए अ है, ठीक, तो ये है अ में अगर अ का प्रयोग हो, अ में अ का मेल हो, ठीक। यदि ह्रस्व में ह्रस्व का मेल हो तब भी दीर्घ बनेगा, तो अ में अ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ हो जाएगा, ठीक। अगर अ में, ठीक, अ की जगह अगर हम आ कर दें, अ में आ मिलेगा तब भी आ बनेगा। अगर आ को पहले ला दें, आ में अ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक। अगर आ में आ मिलेगा, आ में आ मिलेगा तब भी आ बनेगा। यानी कि कहने का मतलब यही है कि ह्रस्व में ह्रस्व मिले या ह्रस्व स्वर में दीर्घ मिले, ठीक। ह्रस्व में ह्रस्व या ह्रस्व में दीर्घ या दीर्घ में दीर्घ, कैसा भी मेल हो, ह्रस्व दीर्घ का किसी प्रकार से हम मेल करेंगे, बनेगा हमेशा दीर्घ ही। देखिए बना क्या, हमेशा हमेशा बनेगा दीर्घ ही, इसीलिए इसको कहते हैं दीर्घ संधि, ठीक। अब जैसे अ पर बनाए हैं, ठीक इसी प्रकार से ई पर भी बनता है, ठीक। ई पर देखिए छोटी ई प्लस छोटी ई, तो बनेगा क्या, बड़ी ई, ठीक। अब देखिए छोटी ई प्लस बड़ी ई, तब भी बनेगा बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई बनेगा बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, इन दोनों का मेल भी होगा तो क्या बनेगा, बड़ी ई। देखिए ह्रस्व का ह्रस्व में मेल हुआ तो दीर्घ बना, या ह्रस्व का दीर्घ में मेल हुआ तब भी दीर्घ बना। तो इसमें भी कहने का मतलब यही है कि ह्रस्व का दीर्घ से मेल हो या दीर्घ का ह्रस्व से, बनेगा हमेशा दीर्घ ही। देखिए बना क्या, हमेशा दीर्घ ही बना। अब देखिए जैसे अ पर है, ई पर है, वैसे ही ऊपर भी लागू होगा, ठीक। ऊपर भी वैसे ही लागू होगा। ऊपर भी देख लीजिए, छोटा हूँ प्लस छोटा हूँ तो बनेगा क्या, बड़ा हूँ। छोटा हूँ प्लस बड़ा हूँ बनेगा बड़ा हूँ। बड़ा हूँ प्लस छोटा हूँ तब भी बड़ा हूँ, और बड़ा हूँ प्लस बड़ा हूँ तब भी बनेगा बड़ा हूँ, ठीक। तो ये अ ई उ यही तीन मुख्य हैं, इन्हीं पर दीर्घ संधि बनेगा। और री को मैं बता रहा था, री को क्या बता रहा था, री को यहाँ पर देखिए, री को मैं बता रहा था कि री का जो मेल होता है री के साथ होता है तो क्या बनता है, री का मेल री के साथ होता है तो बड़ा री बनता है। और बड़ा री कैसे बनता है, देखिए बड़ा री ऐसे बनता है, ऐसे, ये बड़ा री का री से मेल होता है तो क्या बनता है, बड़ा री। लेकिन ये जो बड़ा री है इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में हमको मिलती है, ठीक। लिख लीजिए, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, ठीक। इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। तो ये तो दीर्घ संधि कैसे बनेगा, ठीक। अ ई उ यही तीनों मुख्य हैं। अ में अ मिले तब भी आ, ठीक, यानी कि ह्रस्व में ह्रस्व मिले तब भी दीर्घ, और दीर्घ में दीर्घ मिले तब भी दीर्घ, ह्रस्व में दीर्घ मिले तब भी दीर्घ। तो ये दीर्घ संधि था। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। चलिए तो दीर्घ संधि की हम उदाहरण को देखते हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण कुछ, ठीक। दीर्घ संधि के उदाहरण, कैसे दीर्घ संधि बनता है, ठीक। हाँ, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, देखिए मत प्लस अनुसार, ये तो पहले से तोड़कर हम दे रहे हैं, इसको जोड़ना है आपको। अभी हम जोड़ा हुआ देंगे, उसको तोड़ना रहेगा। दोनों प्रकार से हम दोनों प्रकार से संधि को करें। तो पहले इसको तोड़ कर दिया है, हमको जोड़ना है, तो कैसे जुड़ेगा, तो मैं बताया हूँ अभी कि शुरू में ही बताया हूँ कि संधि का जो मेल होता है, पहले पद का, ये जो पहला पद है इसका अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है, त है, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, अ है।
ठीक। तो त में अ को जोड़ेंगे, लेकिन देखिए त में हलंत नहीं है, ठीक ना, हलंत नहीं है, इसका मतलब इसमें अ छिपा है। ठीक, त में क्या छिपा है, त कैसे मिलकर बना है, त प्लस अ से, त प्लस अ से मिलकर बना है, और इधर अ है, तो किसका मेल हुआ, अ ये है और ये अ है, तो अ में अ का मेल हुआ तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक, दीर्घ संधि में यही तो बताया हूँ कि अ में हस्व मिले तभी दीर्घ बनेगा। तो अ में अ का मेल हुआ तो बना क्या, आ, तो आ बनेगा। तो इसको तो सेम ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, ये म है, ठीक, ये त था ना, हाँ, इस त को लिख लिए। ठीक, अब देखिए बना क्या, आ, बना क्या, आ, और बचा क्या इधर, नुसार, नुसार। ठीक, तो आ है ना, तो आ की मात्रा जब त को आ के साथ लाएंगे तो ये हलंत हट जाएगा और आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे देखिए म त पे से हलंत हट गया और ये आ की मात्रा, मता नुसार, ये बनेगा। ठीक, ये हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। अब देखिए एक और उदाहरण हम लेते हैं। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं, लेकिन अब हम लेते हैं जिसको पहले से जुड़ा रहेगा, उसको तोड़ना रहेगा। जैसे एक हम शब्द लिखते हैं, सत्याग्रह। ध्यान से देखिए, अब टूटता कहाँ है, ये तो जोड़ने का मैं ढंग बता दिया कि अंतिम वर्ड को ले लेंगे, अंतिम वर्ड में जो वर्ड छिपा रहता है उसको, और दूसरे पद का पहला वर्ड, दोनों को जोड़ते हैं तो दीर्घ संधि बनती है। अब देखिए ये तो जोड़ना था, अब ये जुड़ा हुआ है, इसको तोड़ना है, तो हमेशा वहीं से तोड़ा जाता है जहाँ पर दीर्घ हो, दीर्घ की मात्रा हो, या तो दीर्घ में आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो। जहाँ पर दीर्घ की मात्रा होगी वहीं से तोड़ते हैं। इसमें दीर्घ की मात्रा कहाँ है, आ की मात्रा यहीं पर है ना, तो यहीं से ये टूटेगा। ठीक, यहीं से ये टूटेगा, तो यहीं से जब टूटेगा तो दो शब्द हमको क्या मिल रहे हैं, दो शब्द मिलने चाहिए, और दोनों शब्द क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। ठीक, निरर्थक नहीं। हमेशा संधि में हमको दो शब्दों को जो हम तोड़ते हैं तो सार्थक शब्दों में तोड़ा जाता है। जैसे देखिए इसको अगर हम तोड़ें तो एक शब्द हो गया सत्य, पहला शब्द क्या है इसमें, सत्याग्रह में पहला शब्द सत्य, और बचा क्या, आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। ठीक, समझ गए ना। तो देखिए सत्य प्लस आग्रह में टूटेगा, सत्य प्लस आग्रह क्या बना, सत्याग्रह। देख लीजिए य में क्या छिपा है, य में अ छिपा है, हलंत नहीं है, तो य में अ है, और प्लस ये क्या है, आ है, अ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ, वही तो आ की मात्रा ये है। ठीक, तो ये तो हुआ तोड़ना। ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं हम दीर्घ संधि पे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हाँ, जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, देखिए जैसे ले लिए हम मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, इसको हमको जोड़ना है। अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले पद का ये जो पहला शब्द है, पहले पद का अंतिम वर्ड, पहले पद का अंतिम वर्ड क्या है, ई की मात्रा है, छोटी ई की, तो लिखेंगे छोटी ई, प्लस है। ठीक, अब देखिए किससे मेल हो रहा है, बड़ी ई से, तो छोटी ई का मेल कराएंगे किससे, बड़ी ई से। और जब भी छोटी ई का मेल बड़ी ई से होगा, यानी कि ह्रस्व का मेल दीर्घ से होगा, तो हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ, तो हमेशा बनेगा क्या, बड़ी ई, यानी कि ये क्या बनेगा, हम देखिए इसको, ये तो जैसे है मुनि वैसे ही रहेगा। ठीक, ये मुँह और न जैसे है वैसे रहेगा। अब देखिए छोटी ई बड़ी ई मिला तो क्या बना, बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक, इन दोनों का मेल हो गया था, बचा क्या, स्वर, लिखेंगे स्वर, मुनीश्वर, समझ गए, मुनीश्वर। ये कौन सी संधि है, तो यह भी दीर्घ संधि है। दीर्घ में ये ई पर मैं बताया हूँ, ये अ पर था और ये हो गया ई पर। एक और देखिए, एक और देखिए, जैसे मैं पहले से जुड़ा हुआ शब्द लूंगा, इसको तोड़ना रहेगा, कपिंद्र, कपिंद्र शब्द है ना, इसको तोड़िए आप। मैं बताया हूँ कि जब भी तोड़ना रहेगा तो वहीं से तोड़ेंगे जहाँ पर दीर्घ की मात्रा हो, तो दीर्घ की मात्रा ये बड़ी ई की मात्रा ये है, तो यहीं से टूटेगा। अब दो शब्द क्या हो सकता है, दो शब्द ऐसे क्या हो सकते हैं जो कि सार्थक हों और दो शब्दों में तोड़ना है।
सार्थक दो शब्दों में तोड़ना है तो हमको दिख रहा है कपिंद्र, कपि। कपि मतलब क्या होता है? बंदर। ठीक, एक शब्द क्या होगा? कपि। ठीक, और एक शब्द क्या होगा? इंद्र, कपिंद्र, इंद्र, लास्ट में क्या रहेगा? इंद्र। देखिए, ठीक ना, दोनों सार्थक शब्द हैं। अब कुछ ऐसे ये नहीं कि ऐसे कर दीजिएगा कि कपि प्लस ये इंद्र, तो इंद्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, बड़ी इंद्र में नहीं होता है, ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक, और कपि में भी बड़ी की मात्रा नहीं होती है, कपि में छोटी की मात्रा होती है। तो इसको समझना होगा आपको, हमेशा सार्थक शब्दों में ही तोड़ना है। तो कपि प्लस इंद्र, देख लीजिए इसमें क्या है, ये छोटी ई है, ये प्लस ये क्या है? छोटी ई है, दोनों मिला तो क्या बना? बड़ी ई। ठीक, ये बड़ी ई देखिए बन गया यहाँ पे। कपि में छोटी की मात्रा थी, ये छोटी ई, ये दोनों छोटी ई मिले तो ये बड़ी ई बन गया। ये था दीर्घ संधि। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो ई पर हुआ, ये अ पर हुआ, ये ई पर हुआ। अभी हमको ऊ पर भी देखना है। चलिए ऊपर देखते हैं कोई एग्जाम्पल। हाँ, ऊपर जैसे हम एक शब्द लेते हैं गुरुपदेश, गुरुपदेश। अब देखिए ये ऊ की मात्रा, मैं इसको तोड़ना है, जुड़ा हुआ पहले से है, इसको हमको क्या करना है? दो शब्दों में, दो सार्थक शब्दों में तोड़ना है। दो सार्थक पद क्या होंगे, दो सार्थक शब्द क्या होंगे? तो मैं बताया हूँ, जब भी तोड़ना रहेगा तो हमेशा हम वहीं से तोड़ते हैं संधि को जहाँ पर दीर्घ की मात्रा हो। तो ये जो ऊ की मात्रा है ना, ये दीर्घ की मात्रा है, यही दीर्घ की मात्रा है, यहीं से टूटेगा। चलिए यहाँ से तोड़ते हैं। तो एक शब्द हो जाएगा गुरु और एक क्या होगा? उपदेश। गुरु उपदेश में क्या होगा? पहला शब्द होगा गुरु, लेकिन देखिए गुरु ऐसे लिखा जाता है, ये जो है बड़ा ऊ की मात्रा है और ये छोटा ऊ की। तो इसमें कौन से गुरु में कौन सी मात्रा रहेगी? छोटा ऊ, गुरु। और उपदेश कैसे लिखते हैं? तो उपदेश ऐसे लिखते हैं। ठीक, उपदेश में छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ नहीं होता है। ठीक, उपदेश में क्या होता है? छोटा ऊ। तो गुरु प्लस उपदेश बना क्या? गुरु उपदेश बना क्या? गुरु उपदेश। देख लीजिए ये छोटा ऊ और ये प्लस ये भी छोटा ऊ, तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ। तो ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलके देखिए ये बड़ा ऊ बना है। ठीक, तो ये हो गया दीर्घ संधि हमारी। दीर्घ संधि पर हम उदाहरण देख लिए। ठीक, दीर्घ संधि पर उदाहरण भी देख लिए। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। चलिए गुण संधि की शुरुआत करते हैं। चलिए गुण संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि हो गया था, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में किन दो स्वरों का मेल होता है उसको पहले समझना है। ठीक, किन दो स्वरों का मेल होता है पहले इसको हम समझते हैं गुण संधि में। तो गुण संधि में क्या होता है कि अ या आ, अ या आ के बाद, ठीक, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई। ठीक, अ या आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? ए में। ठीक, तो उसका परिवर्तन किस में होता है? ए में। यदि अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? ओ में। और अ या आ के बाद अगर री आता है, ठीक, री, तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है? अर में। देखिए इसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि जो पहला पद होगा, पहला शब्द, उसमें या तो अ रहेगा या तो आ रहेगा, और दूसरे पद में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री, ये हो सकता है। अगर छोटी ई, बड़ी ई रहा तब ए में परिवर्तित होगा, दूसरे पद में अगर छोटा ऊ, बड़ा ऊ रहा तो ओ में परिवर्तित होगा, और री रहा तो अर में। ठीक, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक, चलिए पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक, जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए पहले आपको जोड़ने का ढंग बताएंगे। पहले आपको जोड़ने का ढंग बताना है। जैसे लिख दिया मैं विवाह प्लस इतर। देखिए ऐसे दिया रहेगा, कहेगा कि इसको जोड़िए और बताइए कौन सी संधि है। तो आप कहेंगे इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो हमेशा जो जोड़ होता है, मेल होता है, वह पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इन दोनों का मेल होता है। तो ये है ह में देखिए हलंत नहीं है, इसका मतलब अ छिपा है, तो ह में क्या है? अ छिपा है।
और अ इसलिए छिपाए क्योंकि ह एक व्यंजन है और व्यंजन जितने भी होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, तो स्वर क्या है? अ है। ह में स्वर कौन सा है? अ छिपाया था। तो ह में क्या छिपा था? अ, और प्लस किससे मिलकर बना है? ई। इसमें दूसरे में पहला वर्ड क्या है? ई। तो देखिए अ प्लस ई, यहाँ पे देख लीजिए अ है और ये क्या है? ई है। अ में ई मिला तो क्या बना? अ में ई मिला तो क्या बना? ए। ठीक, तो बनेगा क्या? ए। तो हम इसको क्या करेंगे कि देखिए लिखेंगे कैसे? ये है वी वाह और ये है ह। ठीक, विवाह, इतना तो है। ठीक, विवाह ऐसे लिख लेंगे विवाह। और इसमें से क्या गया था? इसमें से अ और ई मिला तो क्या बना था? ए। ए बना था ना? हाँ, ए। बचा क्या इधर? तर। तर, तो इसी ए को हमको लगाना है। तो इस ए को जब हम लगाएंगे तो विवाह, ह पे लगेगा ए। जब ह पे ये ए लगेगा तो ये हलंत हट जाएगा, तो हो जाएगा विवाहेतर। विवाहेतर। ठीक, ये एग्जाम्पल हुआ। ठीक, ये उदाहरण है गुण संधि का। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं गुण संधि का। जैसे इस बार हमको तोड़ना रहेगा। जैसे मैं ले लिया प्राणोत्सर्ग। प्राणोत्सर्ग, देखिए प्राणोत्सर्ग। अब बताइए मैं क्या बताया हूँ कि जब भी तोड़ना रहेगा तो हम तोड़ते कहाँ से हैं? तोड़ते वहीं से हैं जहाँ पे संधि का निर्माण होता है, यानी कि जहाँ से संधि बन रही है। जैसे ए, ए कहाँ पे है? ए नहीं है, ओ है ना? ओ है, देखिए गुण संधि में ओ है ना, तो ओ जहाँ पे है वहीं से तोड़ेंगे। ठीक, जहाँ पर दीर्घ संधि में जहाँ पर दीर्घ था वहाँ से तोड़ते थे, और गुण संधि में जहाँ पर ए होगा, ओ होगा, अर होगा, वहाँ से तोड़ते हैं। तो ओ की मात्रा यहीं पर थी तो यहीं से तोड़ते हैं हम पहले। तो दो सार्थक शब्द क्या होंगे? दोनों सार्थक शब्द होना चाहिए। एक तो हमको दिख रहा है प्राणोत्सर्ग में एक शब्द है प्राण, एक तो मिल गया प्राण, और दूसरा क्या होगा? उत्सर्ग ना। तो उत्सर्ग नहीं होता है, देखिए उत्सर्ग कोई शब्द नहीं होता है, ये निरर्थक शब्द है। शब्द क्या होता है? उत्सर्ग होता है। ठीक, उत्सर्ग होता है। देखिए उत्सर्ग नहीं होता है, उत्सर्ग होता है। तो प्राण में क्या मिला? उत्सर्ग। जब प्राण में उत्सर्ग जुड़ेगा तो बनेगा प्राणोत्सर्ग। अड़ों में क्या छिपा है? अ है। अड़ों में कुछ नहीं है तो यानी कि यह व्यंजन है, तो व्यंजन में स्वर छिपा होता है। और कौन सा स्वर? अ स्वर। और देखिए अ में क्या मिला? उ। अ में जब उ मिला तो बना क्या? अ में देखिए अ है, अ में उ मिला तो बना ओ। ठीक, यही ओ की मात्रा देखिए यही बना है। अ में उ मिला तो क्या बना? ओ। तो ये हो गया गुण संधि का उदाहरण। एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। अर पर देख लेते हैं एक उदाहरण। अर पे जैसे सप्तर्षि। ठीक, सप्तर्षि, इसको तोड़ना है। यह भी दो शब्दों में टूटेगा। किन दो शब्दों में? देखिए इसको भी दो सार्थक शब्दों में तोड़ना है। अब तोड़ेंगे कहाँ से? या तो जहाँ पे ए की मात्रा हो वहाँ से, या तो ओ की मात्रा हो, या तो अर हो। तो सप्तर, सप्तर्षि, अर, सप्तर, ये यहाँ पे अर की मात्रा है। ठीक ना? सप्त, अ, तो में जो अ है और ये र है यहीं से टूटेगा। तो दो शब्द क्या होंगे? दो सार्थक शब्द क्या होंगे? एक तो होगा सप्त, सप्त माने सात, और एक होगा सप्तर्षि, ऋषि। एक शब्द क्या होगा? ऋषि। सप्त प्लस ऋषि। देखिए तो में क्या है? तो में कुछ नहीं है तो अ है, और अ प्लस री, अ प्लस री मिला तो क्या बनेगा? देख लीजिए अ में री मिला तो बना क्या? अर। बना अर। तो ये हो गया सप्तर्षि। ये कुछ गुण संधि के उदाहरण थे। अभी एक दो उदाहरण हम और देख लेते हैं। चलिए एक दो उदाहरण हम और देख लेते हैं। जैसे लिखा रहेगा महोत्सव। अब देखिए इसको तोड़ना रहेगा तो मैं हमेशा बता रहा हूँ कि टूटेगा वहीं से जहाँ पर गुण संधि बन रहा हो।
यानी कि जहाँ पे ए या ओ या अर हो तो ओ यहाँ पे यहीं से टूटेगा। तो ओ है ना, तो दो शब्दों में क्या टूटेगा, महोत्सव। एक तो शब्द होगा महोत्सव में होता है एक शब्द महा, म शब्द नहीं होता है, महा शब्द होता है। म शब्द सार्थक शब्द नहीं है, महा मतलब महान, ठीक, महान। और देखो आगे देखिए, और ये लिखा है उत्सव, महा, और ये क्या है आगे, उत्सव नहीं, उत्सव। उत्सव मतलब खुशी मनाना, ठीक। अब देखिए महा प्लस उत्सव, ये टूटा महा प्लस उत्सव में, तो मिला क्या क्या, ये आ की मात्रा है और ये ऊ की मात्रा है, यानी कि आ की मात्रा में ऊ मिला तो क्या बना, ओ बना। देख लीजिए, आ की मात्रा थी और आ की मात्रा में ऊ मिला तो क्या बनता है, ओ बनता है। तो वही बना, आ की मात्रा में ऊ मिला तो बना ओ। ये अभी किसका उदाहरण है, गुण संधि का। और एक उदाहरण हम चलिए देखते हैं। जैसे मैं लिख दिया एक और उदाहरण, यथा प्लस इष्ट। देखिए यथा प्लस इष्ट। अब देखिए इसमें देखें अगर हम, तो इसमें किसका किसका मेल हो रहा है, अंतिम वर्ड क्या है, आ, यथा आ की मात्रा है, ठीक, आ प्लस ये क्या है, ई, आ प्लस ई। देखिए तो आ है, आ के बाद अगर ई आता है तो किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। तो ये आ प्लस ई किस में बदल जाएगा, ए में, ठीक। ये यथा था ना, तो यह थ, यह थ रहने दीजिए सिर्फ, यह थ, क्योंकि इसमें से आ का मेल हुआ है और आ का जब ई से मेल हुआ है तो बना क्या, ए, ठीक, ए बना। अब ए बन गया, आ और ई का मेल हुआ, ए बन गया, बचा क्या, आ, ये मूर्धन्य में से आधा स, मूर्धन्य स का आधा स और ट, यही बचा ना। अब देखिए ए की मात्रा को हम लगाएंगे थ पे, तो यह, और जब मात्रा लगाएंगे ए की तो ये हलंत हट जाएगा, ठीक। किसी भी व्यंजन में जब हम स्वर को जोड़ते हैं तो वो जो व्यंजन आधा होता है वह पूरा बन जाता है। जैसे थ क्या है, ये हलंत था, आधा था, तो पूरा थ हो जाएगा, यह थे, ए की मात्रा लगाइए, यह थे, ये आधा स और ये ट, यथेष्ट, ठीक। तो ये कुछ गुण संधि के उदाहरण थे, ठीक, गुण संधि के उदाहरण थे, ठीक। तो दीर्घ संधि में बता दिया, गुण संधि बता दिया, ठीक। आज के लिए इतना ही, ठीक। कल मैं शुरुआत करूँगा यड़ संधि की, ठीक, कल मैं शुरुआत करूँगा यड़ संधि की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल यड़ संधि को हम लेकर आते हैं, ठीक। धन्यवाद।